गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हमारी हिंदी क्लास है और इसमें आप सबका स्वागत है। अपने पिछले टर्न पे आपने भारत की खोज के एक शीर्षक को पढ़ा था, खाली अहमदनगर का किला, मुख्य शीर्षक। और आज हम लोग पढ़ेंगे तलाश। अहमदनगर का किला, जिसमें कि नेहरू जी बंद थे, उसके आसपास उन्होंने ये बात बताई थी कि खुदाई की और वहाँ पे पुरानी चीज़ें, दीवारें, ये सब दिखाई देने लगीं। और उस किले के आसपास में उन्होंने बताया कि चांद बीबी का नाम प्रसिद्ध हुआ था, जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था, मतलब उसका सामना किया था, लेकिन फिर किसी गद्दार के द्वारा, अपने ही आदमी के द्वारा वो मार दी गई। उसके बाद लेखक सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हम आज तक बने हुए हैं। मतलब जो हमारी अस्मिता है, अस्मिता का अर्थ होता है हम होने का भाव। किस कारण से, कुछ क्या खास बात है हमारे देश में जिसके कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। इस विषय पर लेखक विचार विमर्श कर रहा है। मैंने आपको लाइन बोली थी ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। मतलब काफ़ी समय तक हम लोग गुलाम रहे, लेकिन तब भी हमारी भारतीयता की पहचान आज भी बनी हुई है। लेखक इसके कारणों को तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसको शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। फिर दूसरा टॉपिक है तलाश, भारत के अतीत की झांकी। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें लेखक ने कहा, बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मतलब सिर्फ भारत के विषय में ही सोचते रहे हैं। इस बीच वो बराबर समझने की कोशिश करते थे, उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। यहाँ जो है, इस बीच मैं बराबर उसे समझने, किसको, भारतीयता को, खास भारत को, और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया, अपने उनके जो रिएक्शंस होते रहे उसको सबकी एनालिसिस, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, तो मतलब सोचना समझना, जानने की कोशिश करना, इसको करने की लेखक कोशिश करते हैं। लेखक बेटा, अब मैं चाह रही थी कि मैं रीडिंग की जगह आपको समझाते हुए ही आगे बढ़ूं, क्योंकि इससे बहुत स्लो हो पा रहा था। तो देखो अब आगे। लेकिन बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। लेखक ने अपने बचपन की कोशिश की याद करने की कि तब वो अपने देश के विषय में क्या सोचते थे। उनके मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। किसके मन में? लेखक के मन में, नेहरू जी के मन में इस विचार ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था, और अब ताज़ा अनुभव ने उसे कैसा संवारा था। मतलब ये 3-4 लाइन में क्या कहना चाहते हैं लेखक, कि उन्होंने बचपन में भारत के विषय में क्या सोचा था, क्योंकि हमारी एज बढ़ने के साथ, समझ बढ़ने के साथ हमारे अलग अलग तरह के विचार होते जाते हैं। तो लेखक इस समय क्या याद कर रहे हैं कि बचपन में उन्होंने कैसा उसको सोचा था, फिर बाद में इस अवधारणा ने कैसा रूप लिया, और जो अब ताज़ा अनुभव हुए हैं उस समय जो लेखक के वर्तमान में जो लेखक को अनुभव हो रहे थे, उसने उन विचारों को कैसे संवारा था। क्योंकि हम अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीखते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था?
मतलब भारत के अतीत में इसकी कौन सी विशेषता थी? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? मतलब क्या कारण रहे होंगे कि हमने प्राचीन शक्ति को खो दिया? तो प्राचीन शक्ति क्या है, आप सबको पता है। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब ये मुग़ल आक्रमण नहीं हुए थे, अंग्रेज़ों, पुर्तगाली, डच सब हमारे देश में आए कि इतना रिच देश है, इतना अमीर देश है, तो इससे जितना चाहें चुरा के ले जाएं, लूट के ले जाएं, शोषण करें। तो उसने अपनी इस प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, इस विषय पर लेखक विचार करने लगता है। फिर सोचता है कि अच्छा, शक्ति को खो दिया, खुद ही कह रहा है, लेकिन फिर खुद ही सोचता है क्या ये शक्ति पूरी तरीके से खो गई है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास कुछ ऐसा बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? भारत की जनसंख्या तो हमेशा से ज़्यादा रही है। जब लाखों थी तब भी बहुत कही जाती थी, करोड़ हुई तब भी, क्योंकि ये हम अन्य देशों की तुलना में कहते हैं। और आज तो 125 के 130 करोड़ हमारी 130 करोड़ इतनी हमारी जनसंख्या है। तो लेखक सोचता है, लेखक के टाइम में लेकिन इतनी नहीं थी। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में होने के अलावा क्या और भी कोई ख़ास बात है जिसे हम जानदार कह सकते हैं? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? मतलब आज विश्व में उसे किस रूप में समझा जाता है, क्या खास कहा जा सकता है, और आज विश्व उसको कितना महत्व प्रदान करता है? फिर भारत मेरे खून में रचा बसा था, हम सबके खून में है। लेकिन कुछ होते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे, जो देश के लिए ही बनते हैं और उसी के लिए मिट जाते हैं, कुछ अलग तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो नेहरू जी यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके तो खून में ही भारत था, मतलब वो सिर्फ भारत के विषय में ही सोचा करते थे। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। मतलब वो भारतीय थे, भारतीयता के विषय में सोचते थे। इतना होने पर भी उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि जैसे कि वो कोई बाहरी है और वो भारत के विषय में सोच रहे हैं। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, अवशेष में पहले भी आया था वर्ड, बचे हुए, बाकी बचा हुआ, मतलब पुरानी चीज़ें जो आज भी शेष हैं, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, पसंद नहीं करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचा था। यहाँ बेटा थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि भारत मेरे खून में रचा बसा था, मतलब वो पूरी तरीके से भारतीय थे, लेकिन उन्होंने भारत को एक विदेशी के तौर पर देखने और समझने की कोशिश शुरू की और ऐसी चीज़ों के विषय में सोचने लगे जो बहुत पुरानी समय के साथ चली आ रही थी, लेकिन लेखक को नापसंद थी। अब आपको लग रहा होगा कि नेहरू जी को देश का कुछ नापसंद क्या हो सकता है, ऐसा क्यों कहा? तो बेटा हर समय में कुछ बुराइयां हमारे देश में रही हैं, हर देश में रहती हैं, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बुराइयां रहती हैं। जैसे पहले जाति प्रथा बहुत थी, छुआछूत की भावना बहुत थी, तो वो अतीत से देख रहे हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और कैसे पश्चिम के रास्ते से होके, क्यों पश्चिम के रास्ते से होकर के, मतलब विदेशों में तो ये कुछ होता ही नहीं है, ना जातिगत भेदभाव, ना छुआछूत, किसी के छूने से कोई पाप चढ़ता है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है वहाँ पे। तो उन्होंने
उन बातों के विषय में सोचना शुरू किया जो अतीत का हिस्सा थी। लेखक जिन्हें नापसंद करता था, लेकिन उसका कारण क्या था कि वो सुलझे हुए विचारों के हो गए थे। विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के कारण, एक नई दृष्टि के कारण, विकसित सोच के कारण वो उन चीज़ों को नापसंद करते थे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मतलब शक की सुई, मतलब कि जो हमारे देश की विरासत कही जा रही है वो क्या वास्तव में उतनी ही महान है? क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज तक है या जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मतलब हम अपने अतीत की बहुत सारी बुराइयों का वर्णन करते हैं, बहुत सारे धार्मिक आडंबरों का वर्णन करते हैं, पंडितों की सुपर सत्ता का वर्णन करते हैं, तो क्या हमारे देश में इतना ही था? इससे अलग कुछ हमारा देश नहीं था। हमारे देश का राम राज्य क्या था? आखिर कोई तो ख़ास बात थी जिसकी वजह से हम आज तक अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को, वजूद माने अस्तित्व, हम अपने अस्तित्व को कायम रख पाए हैं। अगर हमारा अस्तित्व कायम है तो हमें कोई विशेष तत्व तो है, तो आखिर वो विशेष तत्व क्या है? ये प्रश्न लेखक के मन में कुलबुलाने लगता है। एक बार लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। उनके चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी हुई थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। तो लेखक एक बार उस स्थान पर गया हुआ था जहाँ मोहनजोदाड़ो और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो चारों ओर उसी का वातावरण सा था, वहीं पे उनको खुदाई में वो चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो सोचने लगे कि 5000 वर्ष पहले इतनी विकसित सभ्यता हमारे देश में आखिर ये कैसे स्थायी रूप से रह पाई। तो उनको क्या समझ में आता है, इसके टिके रहने का कारण था इसका ठेठ भारतीयपन, मतलब भारतीयता, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। सिंधु सभ्यता के टिके रहने का भी यही आधार था और आधुनिक भारतीय सभ्यता के टिके रहने का भी यही आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। आप सोचिए, हमारी सभ्यता जो अभी इस समय चल रहा है वर्ष, वो उसके हिसाब से 2000 साल हुए हैं अभी खाली। वो सभ्यता 5000-6000 वर्ष टिकी रही थी। तो 5-6 हज़ार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे,
वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। परिवर्तनशील और विकासमान रहकर से क्या तात्पर्य है कि समय के अनुसार अपने में बदलाव लाती रहे और विकास को अपनाती रहे, जो कुछ पाया है उससे ज़्यादा पाने का प्रयत्न करती रहे। जैसे पहले लोग जो थे वो पैदल चला करते थे, पहले आग का आविष्कार हुआ, मतलब मानव जाति का विकास सोचो तो जंगलों से रहते हुए वो अट्टालिकाओं तक पहुंचा है। तो क्यों हमारी सभ्यता टिकी हुई है? क्योंकि हम विकासमान भी रहे हैं और परिवर्तनशील भी रहे हैं, इसीलिए निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। ये मतलब विश्व के अन्य भागों से भी उसका संबंध रहा था। किसका? भारतीय सभ्यता का। और ये सिंधु सभ्यता और मोहनजोदाड़ो वो भी भारतीय मानी जाती है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? फिर उसी प्रश्न पे आ जाता है बार बार कि हमारी हस्ती जो बनी हुई है, भारत में क्या खास भारतीयता है, आखिर ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? फिर लेखक कहता है, मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। लेखक किन चीज़ों से प्रभावित हुआ? विचारों की तेजस्विता, मतलब अभी गौतम बुद्ध, जैन मुनि, सबका आप अगर पुराना सब पढ़ें तो लगता है कि उनके विचार कितने तेजस्वी थे। तो ये विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही, और पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि, मतलब एक एक्टिव माइंड, दिमाग वाला माइंड जो बराबर परिवर्तनशील रहकर आगे बढ़ता रहा, विकासमान रहा, विकास की ओर आगे बढ़ता रहा। इन सब बातों ने कि मतलब ये जो भारत की खास बात है, इस बात से वो बहुत प्रभावित हुए। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। दास्तान माने कहानी। लेखक ने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ, अब ये देखिए ये सोच की बात है खाली। लेखक किनको पराक्रमी यात्री कह रहा है? ये जो कुछ नाम हम जानते हैं कि ह्वेनसांग आया था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वास्को ड गामा आया था, कोलंबस तो खैर नहीं पहुंच पाया था, या हो सकता है उसका भी बाद में आया हो, या लोग जो भी यात्रियों हुए, फाहियान आया था। तो जो लोग भी भारत पहुंचे थे, आप देखिएगा आपको मिलेंगे नाम, तो उनके साथ उसने यात्रा की। मतलब क्या है कि वो कितनी कठिन परिस्थिति में किस प्रकार मुश्किलों का सामना करते हुए, कोई रास्ता नहीं, कोई साधन नहीं, तब भी एक देश को ढूंढते हुए एक देश से निकल पड़े। रास्ते में निर्जन पड़ा होगा, सुनसान होगा, खतरे आए होंगे, कितना मेहनत पड़ी होगी, कैसे जीवन बिताया, लेकिन वो चलते रहे और फिर नए नए शहरों को ढूंढते रहे, नए नए देशों को ढूंढते रहे। तो लेखक ने उनके साथ उन पराक्रमी यात्रियों की सोच के हिसाब से भारत की यात्रा की। मतलब
जैसे चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, तो वो आते हुए कैसे आया होगा, कैसे सोच रहा होगा, वो सोच को अपने मन में उन्होंने लाने की कोशिश की। किसने? नेहरू जी ने। फिर और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे और उसके बाद वो अपने वर्णन यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे। आने की कहानी, यात्राओं की कहानी यहाँ छोड़ गए थे लिखित रूप में। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा, जिसका पुराने मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथक और दंत कथाओं के साथ, ये दोनों वर्ड जानने की ज़रूरत है। मिथक उसे हम कहते हैं जो धर्म में सच मान लिया जाता है, उसका हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि वेद जी क्या हैं? ईश्वर कृत। अब इसको सच मानो, भगवान अगर जो लोग नहीं भगवान को मानते वो कैसे मानेंगे ईश्वर ने रचे? लेकिन जो मानते हैं वो कहते हैं और हम उसको मानते हैं। इस तरह से कई बातें मिथक में होती हैं, मतलब समय के साथ हम तक पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होता। दूसरा, दंत कथाएं। दंत कथा वो होती हैं जो लोगों में प्रसिद्ध कथाएं होती हैं, लोक कथा भी हम इसको कहते हैं। उसके आधार पर भी हम बहुत सी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं। तो लेखक का इन दोनों के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। कश्मीर के साथ खून का रिश्ता क्यों कहा गया? क्योंकि वो कश्मीर में ही उनका जन्म हुआ था। मोतीलाल जी कश्मीरी ही थे, तो कश्मीर के साथ उनका जो खून का संबंध है, अब उनकी मातृभूमि है और पहाड़ों से उनको खास प्रेम रहा है। तो दोनों चीज़ों ने उनको विशेष रूप से आकर्षित किया और इसी कारण वो हिमालय की ओर भी आकर्षित हुए। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। कहा जाता है ना, पहाड़ों से ही नदियाँ निकली हैं। सबके उद्गम अलग अलग हैं। उद्गम मतलब जन्म लेने का स्थान। किसी नदी ने कहीं लिया है, किसी ने कहीं नहीं लिया है, लेकिन हिमालय से निकल कर के जो नदियाँ मैदानों में बहती हैं उनको लेखक उसकी ओर बहुत आकर्षित हुए और उन्हें इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद आई। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान। ये जो नेपाल में इसको सिंधु नदी को इंडस रिवर ही कहा जाता है और जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सिंधु नदी। तो इंडस या सिंधु एक ही नाम है। तो इसी के आधार पे, क्योंकि उसी रास्ते से ज़्यादातर विदेशी आए थे, तो उन्होंने इंडिया और हिंदुस्तान इसको नाम दिया, जिसे पार करके हज़ारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफ़िले और फ़ौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित
उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। किस नदी की बात हो रही है? ब्रह्मपुत्र की। वो कहाँ से निकलती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में जो दरारें हैं उससे निकलती हुई रास्ता बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि गंगा जब पहाड़ों से निकलती है तो कैसा उसका बहाव होता है, कितनी तेज़ी से निकलती है, और जब मैदानी स्थानों में पहुंचती है तो फिर धारा थोड़ी शांत हो जाती है। कल कल का स्वर जो बहुत तीव्र गति से वहाँ रहता है पहाड़ों से गिरते हुए नदी के, वो अब धीरे धीरे शांत सा होने लग जाता है। तो ये आपको किसके बारे में बताया गया? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना नदी जिसके चारों तरफ नृत्य की, उत्सव की और नाटक की न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। ऐसा पौराणिक क्यों कहा? पौराणिक होता है धर्म से संबंधित, और यहाँ धर्म से संबंधित क्या है? कृष्ण की कहानियाँ, कि किस प्रकार वो यमुना नदी के किनारे रासलीला किया करते थे, उत्सव होते थे वहाँ, ब्रज गांव, राधा गांव, बहुत सारी बरसाना, इतनी सारी जगह, उन सब के आसपास यमुना नदी थी और वहीं पर सारी पौराणिक कथाएं घटित हुई हैं। अनेक पौराणिक कथाएं घटित हुई हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। क्योंकि गंगा को तो हम लोग माता कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, तो वो उसको तो देवी मानते हैं, शिव की जटाओं से निकली मानते हैं। तो भारत की नदी गंगा इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर उसने राज्य किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। लाखों लोग उसमें स्नान करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मतलब अगर हम गंगा के विषय में सोचें और जानें तो इसी से हमको भारत की सभ्यता और संस्कृति के विषय में काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर आगे लेखक कहता है, मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों, भग्नावशेष टूटे हुए अवशेष, मतलब बिल्डिंग्स जो टूट गई हैं उसका जो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति मतलब दीवार, दीवार पर बने चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और उन स्थानों को देखा। अन्य स्थानों को भी देखा। आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। जहाँ पत्थरों पर भारत के अतीत की कहानी थी। मतलब एक एक चित्र में ही पूरी पूरी कहानी हो जाया करती थी। इतने सुंदर चित्र इन दीवारों पर बने हुए हैं। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, या फिर आजकल तो प्रयागराज नाम हो गया है, तो लेखक इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान पर्व कुंभ के मेले में भी जाते हैं, जहाँ सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। आजकल तो लाखों की तादाद में जाते हैं। तादाद माने संख्या। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों में जाते रहे हैं। 4 धाम की यात्रा हो रही है देश के 4 कोनों की। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों
और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। मतलब काफ़ी पहले जब आए थे वेनसांग, उस समय उन्होंने जो कुछ कहा था वो उसमें भी उन्होंने इन पर्वों का वर्णन किया है। फिर गोकी, क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, मतलब उस समय शुरू नहीं हुए थे, पुराने हो चुके थे, मतलब कब से शुरू हुए ये बात कोई जानता ही नहीं है। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आती है। गोकी, उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी, ये लाइन आपको क्लियर है ना, वर्णनों की याद आ जाती है क्योंकि तब भी ये मेले हुआ करते थे और पुराने पड़ चुके थे। किससे पता चला? यात्रियों की दास्तान से। फिर मुझे हैरत होती थी, हैरत मतलब आश्चर्य, कि वह कौन सी प्रबल, प्रबल का क्या अर्थ होता है? तीव्र आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। आस्था माने विश्वास, धर्म में विश्वास, कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर लोग खींचते चले आ रहे हैं। आज बेटा हम लोग बस यहीं तक करेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, मैं थोड़े वर्ड मीनिंग डाल दूंगी और 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगी, जिसे आप अपनी समझ से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इससे अलग की बातें, पाठ से अलग। आपकी दुर्गा मैम ने मुझसे आपसे कहने के लिए कहा है कि बस की यात्रा चैप्टर अधूरा है, आगे दुर्गा मैम ही उसको पूरा करवा देंगी। ठीक है बच्चों, दुर्गा मैम आपको समझा देंगी आगे और तब आप कर लीजिएगा। अभी आप लोग यही काम करिए जो काम मैं करवा रही हूँ। क्लियर है ये बात? बस की यात्रा बाकी है, दुर्गा मैम को पता है और जहाँ से छूटा है वहाँ से वो अपने अगले टर्न में करवा देंगी। ठीक। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, मुझे पता चला काफ़ी 4-5 दिन बाद कि संस्कृत में एक असाइनमेंट नहीं खुल रहा था। फिर मैं, जब मुझे पता चला, मैंने उसे खोल के देखा तो मैं भी नहीं खोल पाई, तो वो सब मैंने करेक्ट कर दिया है। एक थोड़ा सा ब्लर्ड था असाइनमेंट, उसके लिए भी बच्चों ने बताया था, तो वो चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब आप फिर से संस्कृत वाला देख लीजिएगा संधि का, और कोई प्रॉब्लम हो तो जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब स्कूल खुल जाएगा तब आप नेक्स्ट डे आके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, लेकिन अभी आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डोंट हेजिटेट, व्हाट एवर योर प्रॉब्लम इज़, हम उसको सुलझाना चाहेंगे। कोशिश यही है हम लोगों की कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।